Okay, good morning to all of you. We have completed our first topic, which is rotational dynamics. अगर वो टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो, तो जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, आप उस पे वो क्वेरी डाल सकते हैं. ओके. Anyway, today we are going to start with the second topic, which is mechanical properties of fluids. Okay. तो जो ये सेकंड टॉपिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो उसमें भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. क्योंकि अगर आप फ्यूचर में मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं, तो उसमें एक मेजर सब्जेक्ट आता है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके. तो ऐसा समझ लीजिए, आज जो भी हम लोग सीखने वाले हैं, ये उसका एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा. ओके. सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, ये हम लोग रीड कर लेते हैं. In 11th standard, we discuss the behavior of solids under the action of force among three states of matter, that is solid, liquid, and gas. A solid nearly maintains its fixed shape and volume even if a large force is applied to it. Okay. तो हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था इलास्टिसिटी. उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी. ओके. तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडी एंड टू सम एक्सटेंट इलास्टिक बॉडी. यानी रिजिड बॉडी यानी क्या है, जिसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, फिर भी उसका शेप चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में जो ये पेन, अभी इसको मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. ओके. तो मैं देख रहा हूँ इसका कुछ शेप चेंज नहीं हो रहा है. ओके. अगर मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ओके. आइदर इट विल डिफॉर्म टू सम एक्सटेंट और इट विल ब्रेक. ओके. तो सॉलिड्स के केस में हम लोग बोलते हैं इट हैज अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. ओके. मैं चाहूंगा इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझे. ओके. ये हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी सीखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करके दे देता हूँ. ओके. सो लेट्स स्टार्ट with the concept of matter. Okay. Yes. तो जब मैं मैटर की बात करता हूँ, तो बेसिकली मैटर का मतलब क्या है? ओके. यहाँ पे भी देयर इज कलेक्शन ऑफ, ओके, आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके. जहाँ पे भी बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस है, आयंस है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कटायन, अनायन, हम लोगों ने जो सीखा हुआ है. ओके. यस. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर. अच्छा, मैटर का मतलब क्या है? एक और मतलब इसका ये कि जिसका मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर. अच्छा, मास कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे देयर इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स. तो ये पूरे डिस्कशन का बॉटम लाइन क्या है कि मैटर और मास, ओके, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है. ओके. तो मैंने ये एरो इस तरह से लिखा दिया है. ओके. कि जहाँ पे मैटर है वहाँ पे मास होगा, और जहाँ पे मास है वहाँ पे मैटर है. तो हम लोगों ने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे थे, ओके, तो उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, मास इज द फर्स्ट. ओके. फर्स्ट और सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक और फंडामेंटल क्वांटिटी आता है जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके. जिसको हम लोग मेजर करते हैं मोल्स में. ओके. तो जब आप मैटर समझते हैं, आपको मास को भी ध्यान में रखना है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी ध्यान में रखना है. ओके. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके. जब भी हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, you need to understand two physical quantities are important which are linked to it. Okay. पहली वाली है मास और दूसरी वाली है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. Okay. अच्छा, मास का जो ऐसा यूनिट है ये हम लोग को पता है, इट इज केजी. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो ऐसा यूनिट है, दैट इज मोल. ओके. ये उसके सिंबल है. एनीवे, ये नोट डाउन कर लो. सो discussing about matter, okay, the next part which we'll discuss is states of matter. Okay. तो states of matter में मैं बोलूँगा, okay, which are the 4 fundamental states of matter. Okay. तो जो first state है, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, it is solids. Second is liquids, okay, या liquid. Third one is gas, या फिर plural में अगर मैं बोलूँगा gases. And fourth one is plasma. Okay. प्लाज्मा यानी क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि अगर जो मैटर है, इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ आयन. ओके. यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके. तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके. एनीवे, अगर ये चारों स्टेट्स में हम लोग एक बात करें, तो यहाँ पे जो लिक्विड्स, गैसेस और जो प्लाज्मा है, ओके, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स. ओके. या फिर इनको हम लोग, ओके, फ्लूइड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. ओके. अब फ्लूइड्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके. एक और टर्म है
जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction between molecules। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसके दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज कोहेसिव फोर्स। दिस इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस या सेम मैटर भी बोल सकते हो आप, ओके। एंड एडेसिव फोर्स जो होता है, so it is between molecules of different substance। तो इसका एग्जांपल क्या है? तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसका एग्जांपल मैं ऐसे बोलूंगा बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल। देखो अभी हम लोग जब वाटर को देखते हैं या वाटर फ्लो होता है, वो इकट्ठा फ्लो होता है। या इन केस ऑफ मर्क्यूरी अगर आप देखते हो तो मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन हो जाते हैं, ओके। तो क्यों ज्वाइन होते हैं? बिकॉज ऑफ ओके कोहेसिव फोर्स, ओके। कभी आप मर्क्यूरी को ग्लास के ऊपर लेके देखें, ओके, आपको दिखेगा कि इमीडिएटली दो मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स जैसे ही क्लोज है, ओके, तो इमीडिएटली वो ओके एक दूसरे में ज्वाइन हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? तो दैट इज कोहेसिव फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। एडिसिव फोर्स का एग्जांपल ऐसा है कि अगर आप वो भी ग्लास स्लाइड के ऊपर, ओके, अगर आप वाटर ये करते हो और वाटर को फ्लो करते हो, तो वाटर कुछ पार्ट फ्लो हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट जो रहेगा, ओके, इट विल यू कैन से इट विल रिमेन ऑन द ग्लास, इट विल वेट द ग्लास, ओके। और वहां पे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे फॉर्म होते हुए। ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये ग्लास को स्टिक हो गए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? एडिसिव फोर्सेस, ओके। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लियर दिस स्क्रीन, ओके, यस। एंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर, ओके, तो उसको मैं बोलता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी फिलहाल हम लोग तीन ही स्टेट्स देखेंगे यहाँ पे। तो पहला कॉलम जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी ऑफ सॉलिड्स। सेकंड कॉलम जो रहेगा दैट विल बी लिक्विड्स, ओके। एंड जो थर्ड कॉलम रहेगा मेरा दैट विल बी गैसेस, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरामीटर। और जो सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पैरामीटर, ओके। तो जो पहला पैरामीटर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज कोहेसिव फोर्स, ओके। सो इन केस ऑफ सॉलिड्स हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस आर मैक्सिमम। इसका वैल्यू काफी ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है दे आर वेरी डेंसली पैक्ड, ओके। और उनको डेफिनेट शेप भी रहता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी रहता है। लेट अस टॉक अबाउट लिक्विड्स एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। द कोहेसिव फोर्सेस आर लेस इन मैग्नीट्यूड, ओके, लेस इन मैग्नीट्यूड, लेकिन हम लोग बोलते हैं नेग्लिजिबल नहीं रहता है। यानी कोहेसिव फोर्सेस का वैल्यू रहता है बट बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ओके। ये वैल्यू इतना रहता है कि in case of liquids, okay, okay, in case of liquids अगर हम लोग कोहेसिव फोर्सेस की बात करें तो एज कंपेयर टू सॉलिड्स दे आर लेस, ओके।
कम रहता है लेकिन नेग्लिजिबल नहीं रहता है, ओके। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, तो कोहेसिव फोर्सेस का वैल्यू वी कैन से दे आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स, ओके। तो अगर मैं कोहेसिव फोर्सेस की बात करता हूँ, ओके, तो सॉलिड्स के केस में हम लोग देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड रहते हैं। रीजन यही है कि कोहेसिव फोर्सेस यहाँ पे मैक्सिमम है, ओके। तो ये डेंसली पैक्ड होने के कारण हम लोग बोलते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स है अगर ये बहुत क्लोज है, तो इसके आजू बाजू भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो देयर इज नो चांस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो हम लोग बोलते हैं कि इसलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं हो सकते, ओके। और सॉलिड्स को हम लोग फ्लूइड के अंदर, ओके, इंक्लूड नहीं करते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स अगर मैं बात करूँ, तो जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है। और ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में का जो रिलेटिव डिस्टेंस है इट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स, ओके। तो अगर आप देख पा रहे हो तो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत डेंसली पैक्ड नहीं है, वो थोड़े दूर है, ओके। तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, दे हैव एबिलिटी टू स्लाइड और मूव ओवर वन अनदर। और जब ये एबिलिटी है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि दे आर एबल टू फ्लो, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गैसेस। गैसेस के केस में हम लोग बोलते हैं कि these molecules are comparatively at a large distance as compared to liquids, प्लस हम लोग बोलते हैं कि ये हमेशा रैंडम मोशन में रहता है। रैंडम मोशन ये है, ये जो मैं एरोस दिखा रहा हूँ, तो ये उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है। हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस तो नेग्लिजिबल है, लेकिन ये जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम रैंडम मोशन में रहता है, ओके। एंड दिस रैंडम मोशन, ओके, ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर केओस। तो ये मॉलिक्यूलर केओस के कारण हम लोग बोलते हैं ना गैसेस में डेफिनाइट शेप होता है ना डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अब ये जो मैंने सर्कल्स बनाए ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट शेप और साइज मॉलिक्यूल्स का ऐसा होने वाला है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये, ओके। जो नेक्स्ट पैरामीटर है जहाँ पे मैं सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दैट विल बी मास। तो हम लोग बोलेंगे कि इन केस ऑफ सॉलिड्स दे हैव अ डेफिनाइट मास, ओके। लिक्विड्स के केस में भी दे हैव अ डेफिनाइट मास, ओके। एंड आल्सो इन द केस ऑफ गैसेस दे हैव अ डेफिनाइट मास, ओके। यस। तो तीनों स्टेट्स में हम लोग बोलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स जहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं वहाँ पे देयर विल बी अ सर्टेन एंड डेफिनाइट मास, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ओके, शेप। तो ये पहले भी डिस्कस किया है मैंने। सॉलिड्स में जो शेप है अगेन इट हैज अ डेफिनाइट शेप। मैक्सिमम सॉलिड्स जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए या फिर अगर मैं बोलूँ पॉलीमर्स हो गए, तो एक बार इनको मैंने मोल्ड कर दिया, इनका जो एक डेफिनाइट शेप रहेगा वो हमेशा वैसे ही रहता है। आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, थोड़ा बहुत इलोंगेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, बट ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी दे रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओके। लिक्विड्स में हम लोग बोलते हैं दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो डेफिनाइट शेप। आप साइज भी बोल सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ शेप के साथ ही यहाँ पे हम लोग जुड़े रहेंगे, ओके। एंड गैसेस के केस में ऑल्सो दे हैव नो डेफिनाइट शेप, ओके। यस। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ओके, सो दैट विल बी वॉल्यूम। सॉलिड्स डेफिनेटली जब डेफिनेट मास है, डेफिनेट शेप है, दे आल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ओके, तो ये जो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक के ऊपर मैंने थोड़ा फोर्स भी अप्लाई किया, तो मुझे ये दिख रहा है कि उसका मास भी कांस्टेंट है, शेप भी कुछ चेंज नहीं हुआ और वॉल्यूम भी बहुत कम या बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ओके। सो दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ओके। इन केस ऑफ लिक्विड्स आल्सो, जैसे मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ, तो अगर लिक्विड्स में पहली बात तो ये है, ओके, कि शेप भी उनका डेफिनेट नहीं है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो अगर आप ऐसे
टेपरिंग ग्लास ले रहे हो, ओके, तो वो टेपरिंग ग्लास जो है, जिसका जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वो डाइवर्स होते जा रहा है, ओके, यू विल सी वाटर इज आल्सो टेकिंग द सेम शेप, ओके। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप जितना पानी फिल करोगे उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, ओके, या जितना लिक्विड आप फिल करोगे उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ओके। इन केस ऑफ गैसेस ऐसा नहीं है। गैसेस में हम लोग बोलते हैं अगर ये कंटेनर है और यहाँ पे अगर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स को, ओके, रिलीज कर दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इजीली सब डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ओके। सो इट इज सेड कि गैसेस completely fills the space of container, okay, yes, इनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, they occupy the entire volume of the container, okay। तो मैं चाहूंगा कि आप ये जितने भी पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, okay, yes। So let's discuss the concept of fluids। जैसे अभी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप लोगों को बता दिया है, अब फ्लूइड्स हम लोग समझ लेते हैं। तो टॉपिक स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा फ्लूइड्स का मतलब क्या है, तो इसके अंदर लिक्विड्स आते हैं, गैसेस भी आते हैं, एंड प्लाज्मा स्टेट भी आता है, या प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा यानी क्या है, तो बेसिकली ओके दे आर गैसेस, या फिर इसका जो स्टेट होता है वो गैसियस होता है, ओके, गैसेस, बट मेजॉरिटी particles are ions, okay। मैक्सिमम जो पार्टिकल्स रहते हैं, ओके, या जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आयनिक स्टेट में रहते हैं, ओके, यस। तो अच्छा, ये तो फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। फ्लूइड का डेफिनेशन क्या रहेगा, तो एनी सब्सटेंस that has property to flow is called as fluid, ओके। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, दे शुड बी फ्री, देयर स्लिप बैक नहीं होनी चाहिए, ओके। यानी एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरी लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, तो इनके बीच में देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, ओके। तो ओके, तो जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ लिक्विड, ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोइंग रिवर, ओके। तो मैं यहाँ पे उसके डिफरेंट लेयर्स ऑफ रिवर बना देता हूँ, ओके, प्लीज पे अटेंशन। तो ये है इसका टॉप मोस्ट लेयर, ओके। फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं टुवर्ड्स द रिवर बेड, ओके, बाय डिस्टेंस dx, ओके। और फिर मैं अगली लेयर बनाता हूँ। अब अगली लेयर थोड़ी सी मैंने ओके शॉर्ट बनाई। अभी आप बोलोगे सर ये बेसिकली है क्या, तो मैं बोलूँगा कि ये जो लाइन है वो उसकी वेलोसिटी इंडिकेट कर रही है। जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री लेयर, तो वो काफ़ी फ्री मूव होती है और उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ओके। उसके बाद बाय डिस्टेंस dx जब हम लोग नीचे जाते हैं, ओके, तो वी इंडिकेट दैट जो उसके नीचे की लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हुई। तो लेट अस से अगर यहाँ पे वेलोसिटी vt है, सो विल से जो टॉप लेयर के नीचे की जो वेलोसिटी है लेयर की, लेट दैट वेलोसिटी बी v1, तो हम लोग बोलते हैं vt माइनस v1 इज इक्वल टू dv, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी मूव बाय अ डिस्टेंस dx, ओके। मुझे ये पता चलता है कि जब मैं डिस्टेंस dx से मूव करता हूँ तो जो नेक्स्ट लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी और कम हो जाती है। लेट अस से वो वेलोसिटी है v2, और हम लोगों को ये पता चलता है कि जो v1 माइनस v2 है उसका भी डिफरेंस क्या है, इट इज e। तो जब हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं, ओके, वी कीप मूविंग बाय डिस्टेंस dx, ओके, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि वेलोसिटी कम होते जाती है, और एक पॉइंट पे जब बॉटम आ जाता है तो बॉटम के पास की जो लेयर है, ओके, बॉटम यानी जो रिवर बेड है, तो वहां पे हमको पता चलता है कि द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ओके।
तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ ओके कि जो फ्लूइड है स्पेशली इन केस ऑफ लिक्विड इट हैज डिफरेंट लेयर्स ओके और हर एक लेयर जो है ओके उसकी वेलोसिटी अलग है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर की लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे की लेयर जो है उसकी वेलोसिटी कम है। अब ये क्यों होती है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि जो ऊपर की लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बॉटम लेयर ओके। हम लोग बोलेंगे ऊपर की लेयर नीचे के लेयर के ऊपर क्या होगी, स्लाइड होगी ओके। और जब ये लेयर स्लाइड होती है तो हम लोग बोलते हैं एक तरह का डिफॉर्मेशन होता है ओके, एंड डिफॉर्मेशन ऑफ स्लाइडिंग इज कॉल्ड एज शियर ओके। तो वी से इन केस ऑफ फ्लूइड्स ओके जो ऊपर की लेयर है वो नीचे के लेयर के ऊपर हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्लो होती रहती है विद अ रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ओके dv। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब जैसे जैसे हम लोग बॉटम पे जाते हैं तो ये वेलोसिटी कम होती जाती है, तो इसका एक और इंडिकेशन है बॉटम पे जितना भी पानी रहेगा यहाँ पे ओके तो हम लोग बोलेंगे काफी स्टेबल रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है ओके पानी के अंदर की जो लाइफ रहती है वो बॉटम में आपको ज्यादा डेवलप होते हुए दिखती है ओके। जैसे जैसे हम लोग ऊपर आते हैं तो हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है ओके। तो मोस्ट एक्वेटिक लाइफ आप लोग जो देखोगे वो बॉटम पे ही देखोगे ओके। एनीवे कमिंग बैक टू दिस, एक और ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि इफ यू मूव बाय डिस्टेंस dx इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर dv ओके। तो इवन v1 माइनस v2 का भी जो डिफरेंस है वो dv है। सपोज ये लेयर की वेलोसिटी v3 है तो मैं बोलूंगा v2 माइनस v3 ओके। यस, उसका भी जो डिफरेंस है dv। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे velocity change होती है by dv when you move a distance dx okay। yes, this is called as velocity gradient okay। ये अच्छे से नोट करके रखना है क्योंकि ये टॉपिक में आगे हमको यूज होने वाला है ओके। यस, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण ही जब हम लोग बोलते हैं देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ओके देयर इज अ शियर स्ट्रेस ओके। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। हम लोग अभी टेक्स्ट बुक की तरफ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में उन्होंने फ्लूइड का सेम डेफिनेशन दिया है, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यानी जो फोर्स के साथ फ्लूइड आगे फ्लो हो रहा है ओके, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली डिफॉर्मिंग। तो ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्स्टेंटली डिफॉर्म हो रहा है यानी क्या कॉन्स्टेंटली एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है ओके। तो इस तरह से एक स्लाइडिंग मोशन हो रहा है ओके। जैसे आप लोगों ने प्लेइंग कैट्स देखा होगा तो उसमें जो हम लोग कार्ड्स यूज करते हैं वो कार्ड्स को अगर आप थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हो तो एक कार्ड दूसरे कार्ड के ऊपर क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ओके। लेकिन ये शेयरिंग बहुत ही फ्रीली होता है इन केस ऑफ फ्लूइड्स ओके। हम लोग बोलते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है बिटवीन टू लेयर्स इट इज वेरी लेस और यू कैन से इट इज वेरी नेग्लिजिबल। ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं ओके। यहाँ पे उन्होंने देखो एक पॉइंट दिया हुआ है ओके, द shear modulus of fluid is zero। now what is shear modulus? तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था 11th स्टैंडर्ड में, modulus of rigidity ओके। what is modulus of rigidity ओके। तो it is the ratio of shear stress to shear strain। तो हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ फ्लोइंग लिक्विड shear strain तो बहुत ज्यादा है क्योंकि लिक्विड कॉन्स्टेंटली डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब मैं स्ट्रेस की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि जो shear stress डेवलप हो रहा है वो बहुत निग्लिजिबल है ओके। तो रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं वो वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत निग्लिजिबल हो जाती है, एंड वी से द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एज गुड एज जीरो ओके। तो उन्होंने यहाँ पे वही दिया हुआ है कि फॉर लिक्विड्स और फॉर फ्लूइड्स शियर मॉडुलस इज जीरो ओके। in simpler words we can say the fluids are substances which cannot resist any shear force applied to them ओके। यानी जब वो फ्लो होते हैं तो एक लेयर जब दूसरे लेयर पे स्लाइड हो रही है ओके तो लिक्विड ओके को रोक नहीं पाती ओके। या फिर एक लेयर जब दूसरे लेयर पे स्लाइड हो रही है तो उसको वो स्टॉप कर नहीं पाती ओके। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए फ्लूइड्स के बारे में ओके। तो इसमें जैसे एयर, वाटर, फ्लो, डव, टूथपेस्ट एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, फ्लूइड्स है ओके। मोल्टन लावा इज आल्सो फ्लूइड ओके। यस, फ्लो डव यानी जो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग आटा मल लेते हो ओके, तो आटा मलने के बाद जो वो रहता है इवन दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। आप जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, डिफॉर्म होता है ओके।
हालांकि वाटर जितना उसमें फ्लूइडिटी नहीं है। ओके, ये टूथपेस्ट ट्यूब में से आप जब प्रेस करते हो तो बाहर फ्लो क्या आता है अगेन। ओके, जितना वाटर इजीली फ्लो होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमने डो का एग्जांपल लिया या टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया तो उतना फ्लूइडिटी नहीं है उसका। तो उसके पीछे भी एक रीजन है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ये टॉपिक में हम लोग वो आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट दिया हुआ उन्होंने। ओके, a fluid is under the action of force or a pressure gradient. ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई फ्लूइड फ्लो होता है, ओके, तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि देयर इज अ रिलेटिव फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स। तो हम लोग बोलते हैं जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो हो रहा है तो 100% कोई ना कोई फोर्स है जो लेयर को क्या कर रहा है, ओके, ढकेल रहा है। ओके, तो इससे जब वो उसको ढकेल रहा है तो ऊपर की लेयर आगे स्लाइड होती है एज कंपेयर टू व्हाट या रिलेटिव टू व्हाट नीचे की लेयर। ओके, behavior of a fluid in motion is normally complicated. We can understand fluids by making some assumption. Okay, तो यहाँ पे अभी क्या किया मैं fluids को properly study करने के लिए, okay, they have given a concept of an ideal fluid. ये हम लोग देख लेते हैं. So what are the assumptions for ideal fluid? The first assumption is it is incompressible. Its density is constant. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. Okay, जब मैं फ्लूइड्स की बात करता हूँ, ओके, तो उसमें जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आर मोस्टली इनकम्प्रेसिबल। यानी आप लिक्विड को कितना भी कंप्रेस करो उसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता है। वेयरएज जब मैं गैसेस की बात करता हूँ तो गैसेस आर कंप्रेसिबल। इसका एग्जांपल क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एलपीजी। ओके, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। आपके घर पे जो सिलेंडर्स है तो उसमें हम लोग बोलते हैं बहुत सारा गैस क्या किया रहता है, ओके, कंप्रेस करके, ओके, उसमें स्टोर किया रहता है एट हाई प्रेशर। और ये रूल ध्यान में रखना है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। ओके, तो अगर हम लोग उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके नहीं रखेंगे, ओके, जैसे आप जब नॉब ओपन करते हो तो आप देखते हो कि गैस इजीली फ्लो होकर बाहर आती है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ध्यान में रखो कि सिलेंडर में अगर आप हाई प्रेशर मेंटेन नहीं करते हो, सपोज आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही थोड़ी बहुत गैस स्टोर कर देते हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो पूरा फिर वेस्ट ऑफ रिसोर्स होगा। ओके, अगर आप वो नॉब ओपन भी करेंगे तो गैस बहुत धीरे धीरे बाहर आएगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, तो एनीवे गैसेस जो है वो कॉम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, लिक्विड जो होते हैं दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। एंड आइडियल फ्लूइड जो है, तो हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड के लिए जो पहला assumption या पहला जो पोस्टुलेट है वही क्या है, तो इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। सेकंड, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। ओके, इसका मतलब क्या है, इट्स फ्लो इज स्मूथ। ओके, देयर आर नो टर्बुलेंसेस इन द फ्लो। ओके, इररोटेशन का मतलब क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब लिक्विड फ्लो होगा तो उनका जो फ्लो होगा तो एक लेयर जब दूसरे लेयर के ऊपर से फ्लो होगी तो वो लीनियर होगी। ओके, ये उसमें ऐसा टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, हालांकि जब हम लोग बोलते हैं कि जब फ्लूइड बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है, ओके, कभी कभी टू और मोर लेयर्स, ओके, दे ट्राई टू मर्ज इनटू वन अनदर, और ऐसे केस में क्या क्रिएट होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो हम लोग नॉर्मली रेनी सीजन में देखते हैं कि जो नदी है, ओके, तो नदी का पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता है, यानी एकदम स्टेबली फ्लो नहीं होता है। आप देखोगे उसमें बहुत सारा टर्बुलेंस। ओके, और इनफैक्ट वो टर्बुलेंस इतना ज्यादा रहता है तो जो अंदर का सॉइल रहता है, जो सॉइल इरोडेड रहता है, वो उसके अंदर मिक्स होकर वो जो पानी है वो ब्लू कलर का नहीं दिखता है आपको, वो थोड़ा मडी वाटर देता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस। ओके, इन केस ऑफ आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड या आइडियल फ्लूइड हम लोग बोलते हैं कि ये जो फ्लो होना चाहिए इट शुड बी इररोटेशनल। इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी नो टर्बुलेंस। आई होप आपको ये पहले दो पॉइंट समझे। ओके, नेक्स्ट वन जो उन्होंने दिया हुआ है पोस्टुलेट, इट इज नॉन विस्कस, दैट इज देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो। ओके, यानी फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है वो ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। विस्कोसिटी का कांसेप्ट हम लोग ये टॉपिक में देखने वाले हैं, लेकिन ये जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या बता रहा है, जब एक लेयर ऑफ फ्लूइड दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो हो रही है, ओके, तब जब ये फ्लो हो रहा है तो इनके बीच में देयर इज जीरो फ्रिक्शन। ओके, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, देखो हम लोग है ना अलग अलग टाइप के जब फ्लूइड्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर को कंपेयर करूं हनी के साथ तो आप क्या बोलोगे, सर वाटर इजीली फ्लो हो जाता है। लेकिन जब मैं हनी की बात करूं तो आप हनी को पोर करके देखो, बहुत धीरे धीरे वो फ्लो होता है। ओके, उसका कारण क्या है, हनी का विस्कोसिटी ज्यादा है। ओके, यस, तो
मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, इट इज टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड to oppose the relative motion between its different layers. Okay, yes. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as viscosity. तो जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है, हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी. ओके, हम लोग ये डिटेल में पढ़ लेंगे, बट लेट्स मूव टू द फोर्थ पोस्टुलेट. इट्स फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट. इट्स फ्लो इज स्टेडी का मतलब क्या है, तो अभी जो पिछला वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा था, ओके, वो एक तरह का स्टेडी फ्लो का डायग्राम है. इसका मतलब क्या है कि ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, ओके, हर पॉइंट पे, अभी लेट अस से मैं बोलता हूँ ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे वाटर पार्टिकल है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है मैं बोलता हूँ इट इज 20 मीटर पर सेकंड. तो जब वो ये पॉइंट पे पहुंचेगा तभी भी उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड. तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. अब जो नीचे के लेयर है, वहां पे जो पार्टिकल है, लेट अस से कि 2 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पे उसकी 18 मीटर पर सेकंड है, तो ये पॉइंट पे भी उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो 18 मीटर पर सेकंड रहेगी. यानी जब आगे फ्लो होते जाएगा तो वो कॉन्स्टेंटली 18 मीटर पर सेकंड के साथ ही फ्लो होगा. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लोस. इनफैक्ट ये जो मैंने लाइंस बनाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्ट्रीम लाइन, वेलोसिटी लाइंस. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. और ये भी ट्रू है कि ये आल्सो क्या इंडिकेट कर रहा है हमको कि दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स. ओके, यस. वापस टेक्स्ट बुक पे जाते हैं हम लोग. नाउ इन केस ऑफ सॉलिड्स, हम लोगों ने ये पिछले क्लास में इलास्टिसिटी जो टॉपिक है उसमें देखा था. ओके, यस. तो उसमें उन्होंने बताया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस व्हिच आर डेवलप्ड. ओके, मैं चाहता हूँ कि ये एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए. ओके, जैसे जो आपका फर्स्ट केस है, ओके, उसमें एक ब्लॉक दिखाया हुआ है और ब्लॉक के सब साइड से उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, अच्छा, ये जो फोर्स एक्ट होगा तो वो फोर्स क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू कंप्रेस इट. ओके, जब कोई फोर्स एक्ट होता है कोई बॉडी के ऊपर तो हम लोग बोलते हैं द फोर्स दैट इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. ओके, इन द फर्स्ट डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है उसके अंदर हम लोग बोलेंगे जो टाइप ऑफ स्ट्रेस रहेगा दैट विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस. क्यों, तो हम लोग बोलेंगे जो यूनिफॉर्मली सब साइड से फोर्स एक्ट हो रहा है इट विल ट्राई टू डिक्रीज द वॉल्यूम. ओके, और जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होने की कोशिश हो रही है, ओके, सो वी से दिस टाइप ऑफ, ओके, प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन. और जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, सेम हम लोग बोलते हैं, एक और उन्होंने दिया हुआ है कि अभी जो फोर्सेस है उसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन वो खींच रहे हैं, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ है. इन केस ऑफ वायर, आप वायर को एक वेट लगा दो तो वायर क्या होगी, अंडर द लोड उसके अंदर थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा, एंड जो स्ट्रेस उसमें डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, एक काम करते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सीखे थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो जो फर्स्ट स्ट्रेस हम लोगों ने सीखा था दैट वाज टेंसाइल स्ट्रेस. इसका एग्जांपल ऐसा है कि मैं एक रॉड ले लेता हूँ, या आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज अ पार्ट ऑफ वायर जिसको दोनों साइड से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू बी Ft. तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वायर का लेंथ या रॉड का लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, हम लोग बोलेंगे कि द टेंशन और द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं ये रॉड को ये साइड से देखूं तो मेरे को एक सर्कल दिखेगा लाइक दिस. दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया. हम लोग बोलते हैं Ft अपॉन A इज कॉल्ड एज, ओके, टेंसाइल स्ट्रेस. और इसका जो सिंबल है दैट इज सिग्मा, सिग्मा T. ओके, यस. अच्छा, इसमें एक और पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन. ये भी आपको पता होना चाहिए. टेंसाइल स्ट्रेन यानी क्या, तो आपने रॉड को खींचा और वो रॉड को खींचते वक्त लेट अस से स्मॉल l इज डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन बोलो या चेंज इन लेंथ बोलो, और कैपिटल L जो है लेट अस से इट इज ओरिजिनल. तो मैं बोलूंगा कि small l upon capital L, this will be called as, okay, tensile strain.
चाहिए, जो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ साइड में। So L is the original length and small l is deformation. Therefore हम लोग बोलेंगे जो टेंसाइल स्ट्रेन रहेगा यहाँ पे, that will be small l upon capital L. कुछ बुक्स में उसको ऐसा भी दिया रहता है, डेल्टा L by capital L. Yes. और हम लोग को ये भी पता है यंग्स मॉड्यूलस क्या है, तो इट इज रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन. ओके, ये एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा हमारा. Ft upon A divided by, you can say, small l upon capital L. इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा Ft into capital L upon A into small l. ओके, दूसरा जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है बुक में, उन्होंने दिया हुआ है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के लिए उन्होंने एक ब्लॉक यूज किया है. ओके, यस, लाइक दिस. ओके, ये ब्लॉक के ऊपर उन्होंने बोला है कि एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स ये साइड पे एक्ट हो रहा है, लाइक दिस. एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है और एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है. तो ये चारों साइड से क्या कर रहे हैं, ये इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है. अभी आपको ये भी पता है कि ये जो फोर्स जब एक्ट होगा तो वो पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट होगा. तो F अपॉन A वी कॉल इट एज व्हाट, प्रेशर. सो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कोई ब्लॉक को सब साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक तरह से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ओके, जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वही एक तरह से क्या जनरेट कर रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. सो इनफैक्ट ये केस में हम लोग बोलेंगे द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस is actually equal to what, the pressure exerted on the block, that is going to be F की जगह पे मैं FC बोल देता हूँ, that is compressive force per unit area. ओके, अच्छा, जब आप compressive stress अप्लाई करते हो तो क्या डेवलप होता है, compressive strain. और ये जो compressive strain है ये एक छोटा सा रिवीजन है, हम लोगों को पता होना चाहिए. ओके, compressive strain जो है, so that is going to be what, change in volume. Okay, that is equal to delta V upon V. कॉम्प्रेशन की वजह से चेंज इन वॉल्यूम जो होगा तो वॉल्यूम घटने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि इसका नेचर क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यंग्स मॉड्यूलस डिस्कस किया था. ओके, यस, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं बल्क मॉड्यूलस व्हिच इज K. ओके, बल्क मॉड्यूलस इज रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन. डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, इट इज गोइंग टू बी FC अपॉन A डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूं मैं, डेल्टा V अपॉन V. FC अपॉन A यू कैन से इट इज बेसिकली प्रेशर. ओके, प्रेशर, जितना प्रेशर आपने इंक्रीज किया है तो उसको मैं dP बोल देता हूँ. ओके, इनटू ये डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो गया तो ये हो गया V अपॉन, ओके, डेल्टा. यस, और अगर आपको चाहिए तो इसका नेगेटिव साइन भी ले लो. हम लोग बोलते हैं एक फॉर्मूला आ जाता है जो आप लोगों ने देखा भी रहेगा, K इज इक्वल टू, ओके, V dP अपॉन डेल्टा V या D. ओके, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को. ओके, सो ये दो स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे सर ये टॉपिक में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि जो अगला हम लोग देखने वाले हैं दैट इज व्हाट, शियर स्ट्रेस. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट शियर स्ट्रेस. अभी हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखा है, शियर स्ट्रेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे सर ये सॉलिड्स का हम लोग लिक्विड्स के लिए क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अभी वो पॉइंट पे आऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज शियर स्ट्रेस. तो एक ब्लॉक है, इसका 2D डायग्राम बना रहा हूं लाइक दिस.
दिस ब्लॉक इज अटैच्ड टू द ग्राउंड. ओके, यानी हम लोगों ने उसको एकदम प्रॉपर्ली अटैच करके रखा है. ब्लॉक का नीचे रिजिड है और आप एक साइड पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करो. हम लोग बोलेंगे लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड द फिक्स्ड लेयर इज सी डी. तो अब ये जो ए बी की वजह से हम लोग यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ए बी के ऊपर, ओके, तो ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा लाइक दिस. ओके, ये जो पॉइंट ए है वो ए डैश पे मूव हो जाएगा और पॉइंट बी जो है वो बी डैश पे मूव हो जाएगा. अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके, इट इज नॉट अ नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स है कैसे, तो ये हो गया आपका सरफेस एबी और उसको ये फोर्स हो गया नॉर्मल फोर्स एफ. लेकिन अभी जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज अलोंग द लेयर. सो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स. जो नॉर्मल फोर्स है इसको मैं निकाल देता हूं. ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जब आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग टाउ से देते हैं. ओके, सो टाउ का मतलब शियर स्ट्रेस is nothing but a tangential force acting per unit area. Okay, अब ये जो एरिया है वो कौन सा है, तो अगर आप इसको ऊपर से देखते हो तो ऊपर से आपको जो दिखेगा दैट विल बी अ स्क्वायर. ठीक है, आप इसको इस तरह से ऊपर से देखोगे तो शायद आपको ये दिखेगा ए बी और उसके पीछे जो रहेगा, ओके, उसको मैं बोल देता हूँ पी यू. ओके, अभी आप उसको सामने से देख रहे हो तो सामने से देख रहे हो तो आपको ए बी साइड दिख रहा है. ओके, सामने से जब आप ये डायरेक्शन से देखोगे तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा. ओके, एनीवे, तो Ft अपॉन दिस एरिया, ओके, Ft अपॉन ए दैट विल बी शियर स्ट्रेस. ओके, शियर स्ट्रेन जो है, तो जैसे हम लोगों को पता है शियर स्ट्रेन इज नथिंग बट द lateral displacement of free layer to the distance between free and fixed layer. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. तो मैं बोलूंगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पॉइंट ए डैश पे आ रहा है, बी बी डैश पे आ रहा है. हॉरिजॉन्टली लेयर कितनी डिस्प्लेस हुई, तो मैं बोल दूंगा लेट अस से इसको बोल दिया हमने ए डैश एंड जो इसके फिक्स्ड डिस्टेंस है बिटवीन दिस लेयर फ्री लेयर एंड द फिक्स्ड लेयर, ये जो डिस्टेंस है इसको बोल दूंगा मैं AD एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा. तो हम लोग बोलेंगे कि ए डैश अपॉन AD ये आपका बन जाता है opposite upon adjacent, so that is going to be tan theta. बट हम लोग बोलेंगे since theta is very small, यानी आपको ये नॉर्मल ऐसे समझ में भी नहीं आएगा कि इस तरह से थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा है. since theta is very small, तो हम लोग बोलेंगे आपको नॉर्मल ऐसे ये दिखेगा भी नहीं. ओके, what we'll say is tan theta is approximately equal to theta. ये जो shear strain डेवलप हुआ है, okay, that will be approximately equal to theta. अब ये जो shear strain है तो ये किसके बीच में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, between the top layer AB and bottom layer CD. okay, can I say similar concept हम लोग बोलते हैं वाटर के केस में भी टॉप लेयर एंड उसके नीचे की लेयर. तो जब ये टॉप की लेयर आगे की लेयर के ऊपर स्लाइड हो रही है तो ये कुछ ऐसा ही केस बन रहा है और यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि हम लोगों ने ये जो तीन टाइप के स्ट्रेस है वो क्यों डिस्कस किए. इसके पीछे का रीजन ये है कि जो शियर स्ट्रेस है उसमें सबसे पहले टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है, जो सेम हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स इज continuously being acted, okay, on what the free surface of the liquid. I hope ये आपको क्लियर है. अच्छा, इसके अंदर एक कंसेप्ट ऐसा है कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रीड किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे
the shear modulus of a fluid is 0. ओके, तो इसका मतलब क्या है? पहले तो हम लोग shear modulus या modulus of rigidity डिस्कस कर लेते हैं. Modulus of rigidity या shear modulus is given by eta, which is shear stress upon shear strain. That will be shear stress Ft upon A divided by shear strain. चाहिए तो tan theta ले लो या सिर्फ theta लिया तो भी चलेगा. So this will become Ft upon A into theta. In case of fluid बोलो या लिक्विड भी बोला तो भी चलेगा. हम लोग बोलेंगे कि जो tangential force है Ft, okay, is very small as compared to, मैं बोलूँगा जो सॉलिड में जो tangential force आपको लगाना पड़ेगा. Okay, so tangential force in case of solids. Secondly, जो deformation रहता है of liquid, it is continuous and very large. इसका मतलब क्या है? लिटरली पूरी की पूरी लेयर क्या हो रही है? स्लाइड हो रही है. तो थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर है Ft in case of fluid, Ft का वैल्यू is very small and K into theta is very large. Therefore eta जो है approximately हम लोग बोलते हैं shear modulus क्या है? It is equal to 0. So एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं. So यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया हुआ है कि solids oppose the shear stress either by developing a restoring force, which means that deformations are reversible, or they require initial stress before they deform and then they start flowing. यानी हम लोग बोलते हैं in case of solids जब हम लोग कोई deforming force लगाते हैं तो वो उसको oppose करते हैं. Okay? और जब तक एक certain maximum value तक नहीं जाते हैं वो oppose करेंगे and उसके बाद एक free flow चालू होता है जिसको हम लोग plasticity बोलते हैं. लेकिन in case of ideal liquids हम लोग बोलते हैं ideal liquids can only be subjected to normal or compressive stress that is called as pressure. Okay, तो liquids के केस में tensile stress भी possible नहीं है. Liquids के केस में only compressive stress is possible. Okay, और जहाँ तक की बात आती है shear stress की, तो हम लोग बोलेंगे most of the fluids offer weak resistance to deformation. कौन सा deformation? Change in volume नहीं. Change in volume को तो बहुत high opposition रहता है. यानी compressive stress बहुत high रहता है. Okay, in case of liquids. लेकिन जब मैं shear stress की बात करता हूँ, okay, so they offer a very weak resistance to the deformation. Real fluids, okay, real fluids ने अभी तक जो बात कर रहे थे हम लोग hypothetical ideal fluid की कर रहे थे. In case of real practical fluids हम लोग बोलेंगे they have a property or they display a characteristic of viscosity and so they are capable of being subjected to low level of shear stress. इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का? कि real fluids में viscosity होता है and वो viscosity की वजह से some kind of stress is developed between the layer and that stress is the shear stress. तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि shear stress in case of real liquids it is actually equal to 0. Okay, कुछ वैल्यू तो होती है उसकी. Okay, अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ डायग्राम्स दिए हैं. मैं डायरेक्टली ये डायग्राम्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. ये बेसिकली है क्या? तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है एक स्मॉल एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है, ओके, दैट इज डी. और ये जो एरिया है इट इज ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लिक्विड. यानी अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अगर एक लिक्विड कंटेनर लेता हूँ जिसमें मैंने लिक्विड फिल करके रखा है, ओके, तो उसके अंदर हम लोग एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस. ओके, और ये एक स्टेशनरी लिक्विड है, यानी स्टैग्नेंट लिक्विड, फ्लो नहीं हो रहा है. अब ये जो एरिया है इसको अगर मैं साइड से देखूं, ओके, रेक्टेंगल को, तो मुझे एक थिन लाइन दिखेगी, बराबर है. ओके, लाइक दिस. जैसे अब ये आपके सामने है
तो सामने से आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो साइड से मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ एक एज दिखेगा, लाइन दिखेगी। ओके, यस। अब ये जो एज है अगर वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, तो इसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं, जो भी डायरेक्शंस है, ओके, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है कि इन अ स्टेशनरी ओके फ्लूइड, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं जिसका एरिया dA है, ओके, और ये वर्टिकल एलिमेंट है लाइक दिस, मैं बोलूंगा हर डायरेक्शन से जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही बताया है, ओके, द फोर्स DF व्हिच इज एक्टिंग, ओके, तो उसको काउंटर करने के लिए एक अपोजिट फोर्स भी है, ओके, फ्रॉम द अदर साइड, ओके, यस। फिगर 2.3 shows a small surface of area dA at rest within a fluid. Surface does not accelerate, so the surrounding fluid exerts equal normal forces on both sides. I hope आपको ये समझ में आया। तो ये कुछ एलिमेंट के बारे में बताया है, फ्लूइड एलिमेंट इनसाइड अ स्टेशनरी लिक्विड कैसा रहता है, ओके। उसके बाद फिगर 2.4 shows a fluid exerting a normal force on vertical surface, shows, and figure 2.5 shows fluid exert a force on horizontal surface, okay। ये दो तो सेम ही है, मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, ओके। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल केस कंसीडर करता हूँ लाइक दिस, तो अभी मैं सपोज प्लेट जो है ये वर्टिकल प्लेट थी, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये आपको प्लेट ऐसी दिखेगी कुछ, ओके, इन लाइक दिस। तो इसको आप जब साइड से देखोगे, ओके, देखो ये प्लेट है, वर्टिकल थी, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल करने के बाद आपको सिर्फ एक लाइन दिखने वाली है, ओके। तो जैसे वर्टिकल प्लेट पे ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वैसे ही हॉरिजॉन्टल एरिया लेता हूँ dA ऑफ अ लिक्विड एलिमेंट, मैं बोलूंगा कि उसके ऊपर भी जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, नॉर्मल फोर्सेस, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है ये स्टेशनरी है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ओके। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, ओके। एनीवे, आई होप आपको ये तीन केसेस समझ में आ गए। तो ये बेसिकली क्या है, स्मॉल एलिमेंट्स है लिक्विड के अंदर। ये वर्टिकल एलिमेंट था, ये भी वर्टिकल है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, ओके, यस। जब तक इनके ऊपर फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो अगर इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये जो छोटे एलिमेंट्स हम लोगों ने कंसीडर किए, ओके, दे विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये रेस्ट पे रहेंगे, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, ओके, प्रैक्टिकल फ्लूइड्स या रियल फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज है, तो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये फ्लूइड इजीली फ्लो होता है, ओके। सेकंड, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले से। थर्ड, जब ये फ्लो होता है ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाते हैं, इसकी वजह से ये क्या है, जो कंटेनर है उसको फिल करते हैं, ओके। एंड कंटेनर को फिल करने के बाद ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फिल करेंगे, मे बी पार्शियली फिल करेंगे, लेकिन वो कंटेनर को फिल करने के बाद उसका शेप ले लेता है। तो अगर वो कंटेनर स्क्वायर शेप का होगा तो लिक्विड भी स्क्वायर रहेगा, सर्कुलर प्रोफाइल रहेगा, जैसा ग्लास में अपन लिक्विड लेते हैं। तो आप ऊपर से जब देखोगे तो आपको लिक्विड का एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक और ये दिया है, अ फ्लूइड एक्सिबिट्स दीज प्रॉपर्टीज बिकॉज it cannot oppose a shear stress when it is in static equilibrium। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स या जो स्ट्रेस उसको डिफॉर्म कर रहा है उसके अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ओके। और उसके वजह से वो इजीली डिफॉर्म होके जो वो शेप ऑफ कंटेनर है, ओके, वो लेके वो कंटेनर को पार्शियली या कंप्लीटली फिल कर देता है, ठीक है। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन से फ्लूइड्स की बात कर रहे हो, मोस्टली ये जो लिक्विड्स है, ओके, उसके केस में ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रू है और एप्लीकेबल है। एनीवे एनीवे सो ये जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की है, ओके, स्पेशली जो लिक्विड्स को एप्लीकेबल है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। ये जो लेक्चर है इसके आप लोगों ने एक प्रॉपर नोट्स बना लेने, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट, ओके। फ्लूइड्स एट रेस्ट कैसा प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो हम लोग देखेंगे। यस, फॉर टुडे we'll stop here।